हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं आर्मी पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे जीएस के नए नए क्वेश्चन, न्यू टाइप के क्वेश्चन है। और चारों जो चार ऑप्शन होते हैं, हम चारों ऑप्शनों को एक एक करके देखेंगे। आप लोग आ जाइए और सभी लोग सभी क्वेश्चनों का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए और पहला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। आइए आप सब लोग। पहला क्वेश्चन है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर अपनी अंतिम दिन बिताए थे। मतलब किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम सांस ली थी, मतलब किस जगह इसकी मृत्यु हुई थी, ये बताना है आपको। आ जाइए सभी लोग और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं हम इसे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इससे पूछता है आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने की मदद की थी। कौन थे? चाणक्य। कौन? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य। और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसको घनानंद ने घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना था? राजा बना था। और इसमें राजा बनने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सहायता दी थी? तो सहायता दी थी चाणक्य ने। चाणक्य को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनका अन्य नाम देख लीजिए, विष्णुगुप्त है या कौटिल्य भी कहते हैं। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था, वो किया था संलेखना पद्धति। क्या पद्धति? संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति क्या होती है? इसमें मनुष्य जैन धर्म की एक संलेखना पद्धति है। जैन धर्म में क्या होता है, ये संलेखना पद्धति में कि व्यक्ति धीरे धीरे क्या करता है, अपना खाना बंद करता है, धीरे धीरे खाने को कम कर देता है और धीरे धीरे फिर खाने को छोड़ देता है। खाना छोड़ता है, फिर अचानक फिर क्या होता है, उसकी धीरे धीरे मृत्यु होती है। धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त करना क्या है? संलेखना पद्धति। पहले क्या करेगा? खाने को धीरे धीरे कम करेगा, कम करने के बाद धीरे धीरे फिर खाने को छोड़ देगा। खाने छोड़ने के बाद क्या हो जाएगी? उसकी थोड़े दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। ये क्या है? संलेखना पद्धति। और संलेखना पद्धति से मृत्यु किस पद्धति से हुई थी? इसकी संलेखना पद्धति से। संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, वो किसका था? जैन धर्म का अनुयायी। जैन धर्म का अनुयायी था ये, अनुयायी था। और इसके जो जो धार्मिक गुरु थे, वो थे स्थलवायु। कौन थे? स्थलवायु, धार्मिक गुरु। अगर आपसे पूछे राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और धार्मिक गुरु जो थे, वो कौन थे? स्थलवाहु। 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 तो आपको आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर अपना अंतिम दिन बिताए थे। तो संलेखना पद्धति से अंतिम दिन में जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु हुई थी श्रावण बेलगोला। ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक मंदिर है, वहां श्रावण बेलगुला में एक मंदिर है, जैन मंदिर। उस जैन मंदिर में संलेखना पद्धति से क्या हुई थी? मृत्यु को प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। के बाद देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन का आप लोग उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बताइए, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा वंश बसा हुआ है? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तुंगभद्रा नदी, पहले तो यह पता होना चाहिए तुंगभद्रा नदी है कहाँ। अगर तुंगभद्रा नदी की बात करें, तो ये तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में। कर्नाटक का एक प्रसिद्ध मंदिर है, हम्पी मंदिर। कौन सा? हम्पी मंदिर। हम्पी का ये मंदिर है, ये कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और ये हम्पी मंदिर जो है, आपने देखा होगा 10 का नोट, 10 के नोट पर जो मंदिर पीछे छपा हुआ है, वो हम्पी का छपा हुआ है। तो 10 के नोट पर कौन सा चित्र है? हम्पी के मंदिर का 10 रुपए का नोट। उसी प्रकार से आपने देखा होगा 2000 के नोट पर क्या है? हमारा मंगलयान छपा हुआ है। कौन सा? मंगलयान। 2000 के नोट पर मंगलयान है। उसी प्रकार से 10वें के नोट पर क्या है? हम्पी का
मंदिर का चित्र बना हुआ है। और हम्पी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। अगर आपसे पूछता है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित कौन सा साम्राज्य है, तो वो साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य। कौन है? विजयनगर साम्राज्य। अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इससे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि स्थापना किसने की थी। स्थापना विजयनगर साम्राज्य। साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ये अलग अलग नाम है दोनों, दो लोग थे, एक मत समझ लेना इसे। हरिहर और बुक्का। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। और जो विजयनगर साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध मंदिर है हम्पी मंदिर। और हम्पी मंदिर जो है वो 10 के नोट पे छपा हुआ है। किस पर? 10वें नोट पर है। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा में जो कृष्ण कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राजाओं ने कराया था? चालुक्य ने, चोल ने, या राष्ट्रकूट ने, या पल्लव वंश ने? बताइए, इसका उत्तर दीजिए। आइए आइए सभी लोग, पहले तो ये बताइए राष्ट्रकूट है कहाँ? ये कैलाश मंदिर, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो है कहाँ है? एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें जो मंदिर है बना हुआ कैलाश मंदिर, वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने बनवाया था। किसने? राष्ट्रकूट ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की पूछे तो स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने। इन्होंने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर औरंगाबाद में है, ये एलोरा की गुफा, वहां इन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक राजा था वो कौन था? दंती दुर्ग था। और कहाँ है ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसके बाद आइए, पृथ्वी पर दिन व रात के समय सर्वाधिक विषमता कहाँ पाई जाती है? बताइए, ऐसी कौन सी जगह है पृथ्वी पर जहां दिन और रात में विषमता बहुत अधिक पाई जाती है? जैसे कभी कभी तो दिन बहुत लंबा हो जाता है, 6 6 महीने तक दिन लंबा हो जाता है, कभी रात 5 5 4 4 महीने लंबी हो जाती है। तो ऐसी विषमता वाली जगह बताइए ये कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, मकर रेखा पर होती है, और कर्क रेखा पर होती है। बताइए। अब सबसे पहले ये भी बताइए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, के भी उत्तर पूछता है। बताइए। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा की नदी है माही नदी। कौन सी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। माही नदी है ये कर्क रेखा पर, वो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। 7 राज्यों से। 7 राज्यों से क्या करती है? गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। गुजरती है। अगर इनके राज्यों की बात करें तो पहले लिख लीजिए इसके राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान, कौन सा? राजस्थान है। राजस्थान के बाद गुजरात है। गुजरात है। मध्य प्रदेश है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। मिजोरम, मेघालय। पूरा। अगर आपसे पूछे कि भारत के 7 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, यानी भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। ऐसी अगर मकर रेखा का पूछे, आपसे पूछेगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, यानी मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी।
लिम्पोपो नदी, ये कहाँ की नदी है? ये अफ्रीका की नदी है। कौन सी? अफ्रीका की। अफ्रीका, अफ्रीका में बहती है लिम्पोपो नदी। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसे दो बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। माही नदी कहाँ है? ये उत्तर भारत में ही है। और अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर दिन व रात के समय सबसे अधिक विषमता कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है ध्रुवों पर। कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों की तरफ क्या पाई जाती है? सबसे अधिक विषमता पाई जाती है। कभी दिन बड़े हो जाते हैं तो कभी दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और रात काफी लंबी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी 22.5 डिग्री पर झुके होने के कारण क्या होती है? दिन कभी बड़े हो जाते हैं ध्रुव पर, कभी छोटे हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, कौन सा जल डमरू मध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? यानी कौन सी जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? बताइए। अगर बात करें हम होमरूज जल संधि की, ये होमरूज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। किसे? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और डोबर जल संधि ये क्या करती है? फ्रांस और इंग्लैंड को, फ्रांस और इंग्लैंड को क्या करती है? अलग करती है। कौन सी? डोबर जल संधि है फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। अलग करती है। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग कौन सी करती है? डोबर की जल संधि। अगर आपसे पूछे कि होमरूज की जल संधि है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। अब आपसे पूछ रहा है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नदी जोड़ती है? अगर पूछ ले भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों के बीच में कौन सा देश पड़ता है? एक स्पेन, स्पेन और मोरक्को। मोरक्को, ये मोरक्को पहला देश बन गया था जिसने फीफा में फाइनल खेलने वाला। पहला देश कौन सा है? मोरक्को। इसी बार 2022 में फीफा में फ्रांस के साथ के फाइनल खेला था, सेमीफाइनल खेला था। और फाइनल जो खेला था फ्रांस और अर्जेंटीना खेला था। और फीफा कतर का जो फीफा है वो कौन जीता था? अर्जेंटीना इस बार जीता है कतर फीफा 2022 को। अब देखते हैं जल जल डम अगर इससे पूछे कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला कौन सा, तो जिब्राल्टर। कौन सी जनसंधि है? जिब्राल्टर जनसंधि। यानी जिब्राल्टर जनसंधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। और ये स्पेन और मोरक्को के क्या करती है? अलग करती है। स्पेन कहाँ है? यूरोप का देश है। और मोरक्को क्या है? अफ्रीका का देश है। यानी यूरोप और अफ्रीका को भी क्या करती है? जलसंधि अलग करती है। ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगले का उत्तर दीजिए। अगला है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? पहले तो ये बताइए खरीफ की फसल होती कौन कौन सी है? खरीफ की फसल देखेंगे। खरीफ हमारी जो फसलें होती है वो होती है तीन प्रकार की। किस प्रकार की? तीन फसलें होती हैं। एक होती है हमारी रबी की फसल, रबी की फसल। एक होती है खरीफ की फसल, खरीफ फसल। एक होती है हमारी जयाद की फसल। कौन सी? जयाद की फसल। हमारे देश में तीन प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जयाद की फसल। और रबी की फसल की बात करें तो ये बोई कब जाती है? रबी की फसल जो होती है वो कब बोई जाती है? तो इसे देखें तो ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और मार्च अप्रैल में ये क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगर बात करें खरीफ की फसल की तो ये बोई जाती है जून जुलाई में। कब? जून जुलाई में। जून जुलाई में बोई जाती है। और सितंबर अक्टूबर में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर में काट ली जाती है। और जो इन दोनों के बीच में जो समय बचता है गर्मियों के बीच में, वो क्या होता है? जयाद की फसलें। जयाद की फसलें कब बोई जाती हैं? इन दोनों के बीच में जो बचा हुआ टाइम होता है उस समय क्या की जाती है? जयाद की फसल की जाती है। ऐसे अगर खरीफ की फसल की बात करें, रबी की फसल की बात करें, तो रबी की फसल में क्या आता है? गेहूं है, गेहूं सरसों, ये क्या है? रबी की फसल है। गेहूं, सरसों,
गेहूं है, सरसों है और चना है। ये क्या है, सब रबी की फसल है। अगर बात करें खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलों में क्या आता है, धान है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। ये क्या है, सब खरीफ की फसल है। जैसे धान, धान, बाजरा, ज्वार और मक्का। अगर जायद की फसल की बात करें तो इसमें क्या आता है, खीरा, ककड़ी। खीरा, खीरा ककड़ी जो होते हैं वो क्या है, जायद की फसलें हैं। या ककड़ी, ये क्या है, जायद की फसलें हैं। जायद की फसलें मोस्टली जब गर्मी स्टार्ट होती है तब बोई जाती हैं, और जून, मई जून में क्या कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं ये। उसके बाद देखते हैं, आप क्वेश्चन पूछा है उसने, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में। आंसर क्या होगा इसका, जून जुलाई। आंसर क्या होगा, बी। बी आंसर होगा, यानी जून जुलाई में क्या होती है, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगले का उत्तर दीजिए। चावल उत्पादन में कौन सा राज्य का स्थान पहला है, बताइए। सबसे ज्यादा चावल भारत में किस राज्य में बोई जाती है, बताइए। चावल उत्पादन में टॉप राज्य देखते हैं, चावल उत्पादन में सबसे टॉप राज्य तो शीर्ष राज्य हैं, उन्हें देखते हैं। शीर्ष राज्य चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादित होते हैं पश्चिम बंगाल में। कहा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद होता है पंजाब में। कहा, पंजाब में। अगर आपसे पूछे कि जो पंजाब सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादकता है, मतलब 1 एकड़ में सबसे अधिक धान की जो खेती होती है वो कहाँ होती है, पंजाब में होती है। और वैसे अगर पूछे कि चावल सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो होता है पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा पैदावार चावल की कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। और जो सबसे अधिक 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, पश्चिम पंजाब में। देखिए, उत्पादकता में शीर्ष राज्य, उत्पादकता में राज्य, राज्य उत्पादकता में शीर्ष राज्य है पंजाब। कौन सा, पंजाब। एक हमारा राज्य है असम। असम में क्या होता है, साल के तीनों वर्ष, और हमारे पश्चिम बंगाल में भी साल के तीनों जो होती है हमारी ऋतु, रबी, खरीफ और जायद, 3 बार चावलों की खेती होती है। उन्हें बोलते हैं अमन, आस और बोरू। क्या बोलते हैं, अमन, आस और बोरू। क्या होती है, अमन, आस, बोरू। अमन, आस, बोरू। तो वर्ष भर क्या होता है, वर्ष भर, वर्ष भर चावल की खेती के लिए चावल होते हैं। यानी एक वर्ष में 3 बार चावल की खेती खेती होती है, वो होती है अमन, आस और बोरो। ये 3 प्रकार की खेती होती हैं। ये कहाँ होती है, असम और पश्चिम बंगाल में कहते हैं इसे। और हमने देखा कल हमारा जो पंजाब है वो चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य है। तो इसका उत्पादन क्या होगा, सबसे अधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, ओंग सोमपेन किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियां हैं। यानी जो ओंग है और सोमपेन है ये किस राज्य की जनजातियां हैं, बताइए। ओंग और सोमपेन ये क्या की जनजातियां हैं, वो बताइए। या राज्य की हैं या केंद्र शासित प्रदेश की हैं। ऐसे अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की राजधानी आपसे पूछे तो क्या है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कहाँ, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी होती है, चोटी है सैडल पीक। कौन सी, सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक। यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। और इसकी राजधानी क्या है, वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अगर आपसे पूछे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है, करवती। क्या है, करवती। अगर आपसे पूछे लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है मलयालम। कौन सी, मलयालम, मलयालम।
और लक्षद्वीप का जो कोर्ट है, ऐसे हमारे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है। उसी प्रकार से उत्तराखंड का देखेंगे तो उत्तराखंड में कहाँ है, नैनीताल में। उसी प्रकार से लक्षद्वीप का जो कोर्ट लगता है वो कौन सा लगता है, कोची, कोची कोर्ट। कोची कहाँ, केरल की केरल का कोर्ट है, उसी कोर्ट के अंदर क्या आता है, लक्षद्वीप भी आता है। तो क्या इसके अंदर कोर्ट कौन सा आता है, कोची, कोची के अंदर। अगर आपसे पूछे ओंग और सोमपिन किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियां हैं, तो वो हैं अंडमान व निकोबार की। कौन से राज्य की, अंडमान व निकोबार राज्य की क्या है, जनजातियां हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगले का आंसर दीजिए आप लोग, आ जाइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है, यानी WTO, विश्व व्यापार को क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, क्या, WTO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य क्या है। अगर हम WTO की बात करें तो इस समय इसकी अध्यक्ष कौन है, नागोजी इंकोजी इवेला, नागोजी इंकोजी इवेला क्या है इस समय की अध्यक्ष हैं। अगर इसका पूछे आपसे, WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, नागोजी इंकोजी इवेला, नागोजी कोजी इवेला, इवेला, ये कहाँ की है, ये अफ्रीका की है। अगर आपसे पूछा है WTO का मुख्यालय का मुख्य कार्य क्या है, तो WTO का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, व्यापार को सुगमता करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, सुगमता प्राप्त करना। इसमें क्या होगा, पहला है उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट को लागू करना, या सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुलभ बनाना तथा व्यापार की नीतियों को समीक्षा करना। तीसरा है व्यापारिक विवाद समझौता कार्यवाही का प्रशासन करना। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा सदस्य देशों की बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुलभ बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। यह क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद देखिए इसका ये अध्यक्ष का नाम जरूर याद कर लेना, पूछ देता है ये आपके में। स्टैटिक जीके का अच्छा पोर्शन है, स्टैटिक जीके से काफी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए WTO भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन देश में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, यानी पहली परमाणु, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, ये बताइए। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, ये बताइए। भारत में अब तक अगर पूछे भारत की अभी भारत में कुल कितनी पनडुब्बी हैं, कुल पनडुब्बी, तो कुल पनडुब्बी कितनी है, 16। भारत में अभी फिलहाल में कितनी पनडुब्बी है, 16 पनडुब्बी। अगर आपसे पूछे कि पहली परमाणु पनडुब्बी, पहली परमाणु पनडुब्बी, पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, पहली भारत की जो परमाणु पनडुब्बी है वो कौन सी है, INS अरिहंत, अरिहंत, INS अरिहंत है। ये भारत के द्वारा स्वयं बनाई गई थी, भारत के द्वारा स्व निर्माण, स्व निर्माण किया गया था, किया गया था। ये भारत की क्या है, पहली परमाणु पनडुब्बी है। और इसको किसकी सहायता से बनाया गया था, रूस की सहायता से, किसकी, रूस की सहायता से बनाया गया। रूस की सहायता से क्या गया था, बनाया गया था। भारत में अब तक कितनी पनडुब्बियां हैं, लगभग 16 के आसपास पनडुब्बियां हैं। उसके बाद में देखते हैं कि जो आईएनएस अरिहंत है, इसे ये पहली भारत की परमाणु पनडुब्बी है। यानी परमाणु पनडुब्बी का मतलब यह है, ये परमाणु से चलने वाली है, न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली। यानी वैसे हमारे पास बहुत ऐसे 15 पनडुब्बियां और हैं, वो क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक है, मतलब उसमें बैटरी लगी होती है। अगर बैटरी चार्ज है तब तक तो चलती रहेगी, फिर बाद में उसे डीजल इंजन के द्वारा बैटरी को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। लेकिन हमारे पास एक पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। ये क्या है,
इसे चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रिएक्टर की, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें क्या लगा हुआ? न्यूक्लियर रिएक्टर है लगा हुआ, ये कितने भी टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। वैसे जो जो हमारी नॉर्मल पनडुब्बियां हैं, वो पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक वाली, उनमें क्या है, केवल 3 दिन तक वो पानी के अंदर रह सकती हैं। तीसरे दिन के बाद उन्हें बाहर आना ही पड़ता है खुद को चार्ज करने के लिए। लेकिन ये जब तक इसमें न्यूक्लियर फ्यूल रहेगा तब तक ये आसानी से पानी में रह सकती है। ठीक, के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आईएनएस अरिहंत हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया जाता है, यानी बुकर प्राइज, जो बुकर प्राइज है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताइए। बुकर प्राइज, आंसर दीजिए बुकर प्राइज। देखते हैं इस बार अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है वो भारत की गीतांजलि श्री को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज पर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को किसके लिए? रेत समाधि। क्या किताब का नाम था? रेत समाधि। क्या नाम था? रेत समाधि। और जो मेन जो बुकर प्राइज है ये क्या किसमें दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे बुकर प्राइज जो दिया जाता है वो दिया जाता है अंग्रेजी भाषा में। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जो होता है वो अन्य भाषाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखी गई किताबों को क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में ये क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य व कल्पना के क्षेत्र में। कल्पना के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कल्पना तथा साहित्य लेखन में दिया जाता है। उत्तर देते रहिए, सभी लोग उत्तर देते रहेंगे। उसके बाद देखते हैं अगला। अगला है लॉन टेनिस खेल के मैदान में क्या कहते हैं, यानी लॉन जो टेनिस है, लॉन टेनिस खेल के मैदान को क्या कहते हैं बताइए। लॉन टेनिस एक क्या टेनिस का खेल है। अब तो उस टेनिस लॉन टेनिस के खेल को क्या कहते हैं, जिस पर वो खेला जाता है। ऐसे आपने देखा होगा क्रिकेट किस पर खेला जाता है? पिच पर खेला जाता है। और कबड्डी कहाँ खेली जाती है? मैदान में खेली जाती है। इसी प्रकार से पूछा है टेनिस किस पर खेला जाता है, बताइए, उत्तर दीजिए। अगर आपसे पूछे टेनिस के बल्ला को क्या कहते हैं, टेनिस के बल्ला को क्या कहते हैं, ऐसे आप पूछेगा कि टेनिस जो है, टेनिस के किस मैदान को क्या कहते हैं जिस पर टेनिस खेला जाता है। और उसी प्रकार से पूछ ले टेनिस के बल्ले को, टेनिस के बल्ले का बल्ला, टेनिस के बल्ले को कहते हैं टेनिस रैकेट। क्या कहते हैं? टेनिस रैकेट। रैकेट। टेनिस में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है या तो 2 होती है या 4। खिलाड़ी कितने होते हैं? या तो 2 होंगे या 4 होंगे। और जो मैदान है टेनिस के मैदान को कहते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं? कोर्ट। कोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोर्ट हो जाएगा। क्या? कोर्ट। ऐसे कुश्ती किस पे खेली जाती है? रिंग पर। कुश्ती खेली जाती है रिंग में, खेली जाती है रिंग में। ट्रैक पर क्या होते हैं? एथलीट होते हैं। अगर आप बात करें ट्रैक की, ट्रैक पर क्या होते हैं? एथलीट होते हैं। फील्ड में क्या होता है? फील्ड में बहुत सारे खेल, ऐसे ऐसे कबड्डी है तो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है हमारी, और फुटबॉल है। ये क्या है? फील्ड में खेले जाते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल है। यानी रिंग खेली जाती है। कुश्ती किस में खेली जाती है? रिंग में। एथलीट किस में खेलते हैं? ट्रैक पे। एथलीट मतलब जैसे दौड़ लगाने वाले भी दो एथलीट होते हैं। ऐसे लॉन्ग जंप वाले भी क्या होते हैं? एथलीट होते हैं।
तो अगर आपसे पूछे टेनिस के कोर्ट को क्या, टेनिस के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। और टेनिस भी अलग अलग खेला जाता है, कभी हार्ड कोर्ट पर, किसी ग्रास कोर्ट पर, किसी नॉर्मल कोर्ट पर। अब अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उत्तर दीजिए इसका। हरिप्रसाद चौरसिया को 2 बार पुरस्कार मिल चुके हैं, एक पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये भी बताइए इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण कब मिला था? पद्म भूषण और पद्म विभूषण। हरिप्रसाद चौरसिया को क्या मिला? पद्म भूषण। पद्म भूषण उन्हें मिला था 1992 ईस्वी में। कब मिला था? 1992 ईस्वी में। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो इन्हें मिला था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो क्या है? एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादक क्या है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हरिप्रसाद चौरसिया। और हरिप्रसाद चौरसिया को 2 पुरस्कार दिए जा चुके हैं भारत सरकार द्वारा। एक तो है पद्म भूषण और दूसरा पद्म विभूषण। पद्म भूषण दिया गया था 1992 ईस्वी में और पद्म विभूषण दिया गया था 2000 ईस्वी में। इसमें दिया गया था 2000। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? यानी भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? देखते हैं। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई कहाँ की राजधानी है? ये तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की। सभी राज्यों की राजधानी तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर यहाँ की तमिलनाडु को सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन। स्टालिन। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता कहाँ की राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी किस किस पार्टी से आती है? तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस आती है, तृणमूल कांग्रेस से आती है। भारत का सबसे बड़ा संग्राहक है वो कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई जो क्या है? भारत की वाणिज्यिक राजधानी। मुंबई को क्या कहते हैं? भारत की वाणिज्यिक राजधानी। भारत की वाणिज्यिक राजधानी। राजधानी। अरे भारत की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? मुंबई है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अगला है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पहले तो ये समझिए मैनचेस्टर का मतलब क्या है। मैनचेस्टर क्या है? यूरोप का एक देश है। ये क्या है? कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जहां कपड़ों का क्या होता हो? उत्पादन होता हो, इसलिए क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक यूरोप का देश है। ऐसे ही बताइए, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। बताइए भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? और उत्तर भारत का कौन सा है? उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का। आपसे पूछेगा भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। तो अगर पूछता है भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर शहर है अहमदाबाद, गुजरात। अगर आपसे पूछता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर शहर कौन सा है, तो वो है कोलकाता, उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर शहर कौन सा है, तो वो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो आंसर क्या देंगे इसका? भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात में है ये। और उत्तर भारत का क्या है? कानपुर। कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो कानपुर को ही कहते हैं। दक्षिण भारत का क्या है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु को। इसी प्रकार से पूछ रहा है, चीन के मैनचेस्टर शहर किसे कहते हैं? तो चीन का मैनचेस्टर शहर कौन सा है? बीजिंग।
बीजिंग क्या है? चाइना की राजधानी है। क्या है? चाइना की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। ठीक, लोकेश उत्तर देते रहिए। अगला क्वेश्चन है, बैल व हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? बताइए, प्रापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, उत्तर दीजिए। अगर हम बात करें आग की खोज, आग की खोज, आग की खोज की बात करें तो आग की खोज हुई थी हमारी पुरापाषाण काल में। किसमें? पुरापाषाण काल में। पाषाण काल। अगर बात करें पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल की जो हमें पता चलता है वो चलता है भीमबेटका की या चित्रकारी से। भीमबेटका क्या है? एक गुफा है। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उस चित्रकारी से पता चलता है कि पुरापाषाण काल के जीवन के बारे में। तो इसका पता कहां से चला? भीमबेटका, भीमबेटका चित्रकारी गुफा रहे, भीमबेटका की गुफाओं से, गुफा की चित्रकारी। ये भीमबेटका की गुफा कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे कि इनकी पहली फसल, फसल कौन सी थी, तो इनकी पहली फसल थी जौ, जौ और गेहूं, गेहूं। तो अगर आपसे पूछे बैल व हल की सहायता से पहली बार जो कृषि कब हुई थी, तो वो हुई थी नवपाषाण काल में, यानी नवपाषाण काल में। अगर कृषि की बात करें तो मध्य पाषाण काल में कृषि की शुरुआत देखने को मिलती है, लेकिन नवपाषाण काल में लोग अच्छे से कृषि करना शुरू कर चुके थे। ठीक, इसके बाद देखते हैं 17वां। 17वां है, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी? तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी? अगर तुजुक बाबरी को क्या फारसी भाषा में, अगर आपसे पूछे फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? फारसी भाषा में तुझे, तुजुक बाबरी को द्वारा से क्या किया? फारसी भाषा में लिखा गया था। तो किस नाम से लिखा गया था? बाबर नामा। किससे? बाबर नामा, बाबर नामा, बाबर नामा। और किसने लिखा था? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना। ये पूछता है कि तुझे के बाबरी का बाबर नामा में फारसी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। और समय किसका था? अकबर के समय। किसके? अकबर के समय, अकबर के समय। अगर आपसे पूछे मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल की स्थापना जो हुई थी 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। किसके? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। तो मुगल शासक बाबर की ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी बताई किस भाषा में लिखी थी? तो किस में लिखी थी इसने? तुर्की में लिखी थी। तुझ के बाबरी, बाबरी किस में लिखी हुई है? तुर्की में। किस में? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। किसमें? तुर्की भाषा में। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बताइए, उत्तर दीजिए। कहां गए सब लोग आप? अगर आपसे पूछता है कि मराठा, यानी मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे, तो वो थे हमारे छत्रपति साहू जी, छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और इनकी बात करें, इन्होंने राज्याभिषेक जो किया था अपना, वो किया था 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में। सबसे शक्तिशाली शाली पेशवा, सबसे शक्तिशाली पेशवा की कौन बात करें तो कौन है? छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज।
छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य हुआ था, राज्य ये कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी। अगर आपसे पूछे मराठा साम्राज्य का सबसे अंतिम पेशवा कौन था, तो कौन था? बाजीराव सेकंड। कौन था? बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय या बाजीराव सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। उसके बाद आता है 19वां क्वेश्चन। 19वें का उत्तर दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार किस राज्य, किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? इस प्रकार के उदाहरण का उदाहरण है। इसमें एक ऑप्शन और लिख लीजिए। ये ऑप्शन है, लिख लीजिए क्या होगा। वैसे कोई लिख लीजिए, कोई नहीं, कोई नहीं। उत्तर दीजिए इसका। अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, अगर भारत के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार ये किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, खनिज के लिए प्रसिद्ध। और ये किस किस राज्य में फैला हुआ है? बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में क्या है? छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो छोटा नागपुर पठार है। ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है और ये बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में क्या है? इसका फैला हुआ है। अगर आपसे पूछता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है वो किस समय, तिब्बत कहाँ, किसके कब्जे में है? तो चीन के कब्जे में। तो ये किस देश में पड़ता है? चीन के अंदर पड़ता है। अगर बात करें तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है महाद्वीपीय पठार। किस प्रकार का? महाद्वीपीय पठार है। अगर आपसे पूछे तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है, तो महाद्वीप का पठार। अगर भारत का सबसे ऊंचा पठार की बात करें, सबसे ऊंचा पठार कौन सा? छोटा नागपुर पठार। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में क्या स्थान है? तो देखते हैं क्षेत्रफल दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? पूरा कनाडा। पूरा क्या है? अमेरिका। चौथा है चीन। चौथा क्या है? चीन है। पांचवा ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां है भारत। सातवां क्या है? अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान कौन सा है? सातवां है। कौन सा? सातवां। और विश्व में अगर आप क्रम देखते हैं राज्य देशों का, तो सबसे बड़ा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा रूस चीन, पांचवा ब्राजील और छठा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सातवां क्या है? भारत। अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश, यानी दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान क्या मध्य एशिया का देश है। ये क्या है? मध्य एशिया का देश है। अगर आपसे पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा? सातवां है। अगर क्रम पूछता है तो पहला भारत,
रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 7वें नंबर पे भारत आता है। और विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध जो देश है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है। अब हम देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन का आप लोग उत्तर देंगे कि मोरान भारत का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है, वह किस राज्य क्षेत्र में पड़ता है? तो बताइए इसका आंसर। अगर आप हम बात करें भारत में तेल कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, एक तो होता है असम में, असम। एक होता है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जगह कौन सी है? वो है मुंबई हाई। क्या? बॉम्बे हाई, क्या कहते हैं? बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। और गुजरात में भी निकलता है कुछ जगह। भारत में, भारत का लगभग जो हमारा खपत है उसका 2 या 3% हम भारत भारत में यानी खुद में क्या करते हैं? तेल का उत्पादन करते हैं। तो अगर पूछे आपसे मोरान भारत का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है, यह किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर दीजिए कहाँ है ये मोरान। क्या है मोरान? जो जगह है वो कहाँ है? डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम का एक जिला है। यानी डिब्रूगढ़ की एक जगह है मोरान। मोरान कहाँ है? आसाम में है। आसाम में क्या होता है? तेल का प्रसिद्ध क्षेत्र है। और उस एक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा? बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र का है एक बॉम्बे हाई। यहाँ भी क्या निकलता है? हमारे यहाँ तेल निकलता है या पेट्रोलियम निकलता है। उसके बाद देखते हैं अगला, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? या रेगिस्तान का जहाज। मरुस्थल या रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं ये बताइए। तो रेगिस्तान का जहाज क्या होता है? ऊंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऊंट, ऊंट अगर भारत की भारत में क्या है? ऊंटों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अगर ऊंटों की संख्या अभी फिलहाल में देखें तो लगभग 2 लाख के करीब है। कुल 2 लाख के करीब बची हुई है। भारत में ऊंटों की संख्या कितनी बची है? 2 लाख के करीब बची है। अगर हम ऊंट की बात करें तो ये राजस्थान का क्या है? राजकीय पशु। राजस्थान का राजकीय पशु है। राजस्थान का राजकीय पशु, राजकीय राजकीय पशु है। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? ऊंट है। अगर ऊंट, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर सीएम कौन है? तो सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, गहलोत। राजस्थान में जो सरकार है वो किसकी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में 2023 में इलेक्शन होने हैं, यानी 4 साल पूरे हो चुके हैं। 2023 में क्या होंगे? राजस्थान में इलेक्शन होने। तो आंसर क्या होगा? मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज? ऊंट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला। अगला है ऊंट नोबेल पुरस्कार में से योगदान के लिए नहीं दिया जाता। मतलब जो हमारा नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? पहले तो ये बताइए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अगर हम देखें नोबेल प्रकाश, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक, रासायनिक, रासायनिक है चिकित्सा, चौथा है विश्व शांति, पांचवा है अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार है वो किसकी याद में दिया जाता है? ये अल्फ्रेड नोबेल। किस? अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। एक और होगा साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, हाँ 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक, तो साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में। भारत के पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1913 में। अगर भारत को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1913 में प्राप्त हुआ था। और जो भारत का सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए।
तो वो क्या था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, किसे, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और जो किसकी याद में दिया जाता है, किस वैज्ञानिक की, तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, किसकी, डायनामाइट की। डायनामाइट इसका आजकल बॉम्बे में यूज होता है। यानी कि नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सा, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, विश्व शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा बचा है, कंप्यूटर विज्ञान। कौन सा, कंप्यूटर विज्ञान। तो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। किसके, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगर बात करें किसकी, अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र में पहले नोबेल का पुरस्कार नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार देना शुरू किया गया था सन 1968 ईस्वी। कब से, सन 1968 में नोबेल का, अर्थशास्त्र में नोबेल देना शुरू, 1968 से, 1968 से अर्थशास्त्र में नोबेल देना शुरू किया था। उससे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल नहीं दिया जाता था। पहले क्या, 5 क्षेत्रों में दिया जाता, अब क्या, कितने क्षेत्रों में दिया जाता, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब देखते हैं 24वां। 24वां, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। बताइए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछे ये श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस देश, किस किस धर्म से संबंधित हैं। अगर बात करें इसमें, देखिए गौतम बुद्ध, हम देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात करें तो का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम वैशाली। कहाँ, कुंडल ग्राम वैशाली। महावीर, इसकी बात करेंगे, महावीर की, महावीर, महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम वैशाली में। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की उम्र में। 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने 12 वर्ष क्या की थी, तपस्या की थी। 12 वर्ष तपस्या, इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष तपस्या की। अगर आपसे पूछे श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस संप्रदाय से संबंधित हैं। अगर श्वेतांबर की श्वेतांबर के जो नेता थे वो कौन थे, स्थलभानु थे। कौन थे, स्थलभानु, स्थलभानु। अगर दिगंबर की बात करें तो कौन थे, भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु। जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं वो किस से संबंधित है, जैन धर्म से। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर। 24वें तीर्थंकर थे, तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर थे। और भगवान महावीर 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई थी और इन्होंने क्या किया था, 12 वर्ष तपस्या की थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। बताइए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, अब बताइए, फूल बताइए कौन सा फूल है, मिठाई बताइए कौन सी मिठाई है, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, इन सबका क्या बताइए, उत्तर दीजिए। और राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष तो, अगर बात करें हम राष्ट्रीय फूल की, राष्ट्रीय फूल कौन सा है हमारा, कमल। कौन सा है, कमल। और मिठाई कौन सी है, जलेबी। खेल कौन सा है हमारा, खेल है हॉकी। पशु कौन सा है, बाघ है। और पक्षी की बात करें तो पक्षी कौन सा है, मोर है। क्या है, मोर है। तो आंसर बताइए कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पक्षी और वृक्ष। हमारा वृक्ष कौन सा है, बरगद का वृक्ष। कौन सा, बरगद का। यानी कि हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा, कमल है। मिठाई जलेबी, खेल राष्ट्र खेल हॉकी है।
पशु कौन सा है, बाघ है, और पक्षी मोर, और वृक्ष कौन सा है, बरगद का। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बरगद का वृक्ष। कौन सा हो जाएगा, बरगद का वृक्ष हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद देखते हैं 26वां। 26वां है, व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए, व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा किया जाता है, व्यास सम्मान। एक संस्था है के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो दिया जाता है व्यास सम्मान, व्यास, सरस्वती और बिहारी, व्यास, सरस्वती और बिहारी सम्मान, व्यास, सरस्वती और बिहारी सम्मान, बिहारी सम्मान। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। जो बिहारी सम्मान है ये किस, केवल राजस्थानी, किसमें, राजस्थानी भाषा में दिया जाता है, राजस्थानी हिंदी में, राजस्थानी। अगर आपसे एक बात करें, जो के बिरला फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से, व्यास, सरस्वती और बिहारी सम्मान। केवल ये 2 सरस्वती और सम्मान और व्यास सम्मान ये तो दिया जाता है हिंदी भाषा में, लेकिन जो बिहारी सम्मान जो है वो दिया जाता है राजस्थानी हिंदी में, राजस्थान की भाषा में दिया जाता है। और जो हमारा व्यास सम्मान है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ, और दूसरा कौन सा है, व्यास, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। देखते हैं गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्रदान किया गया था। बताइए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, कर दीजिए इसका। पहले बताइए गंगा नदी की लंबाई कितनी है, लंबाई बताइए किसकी कितनी है, और ये निकलती, उद्गम इसका कहाँ से होता है बताइए, और गिरती कहाँ है। अगर हम बात करें गंगा नदी की लंबाई, तो लगभग ये 2500 किलोमीटर के आसपास है। इसे 2510 किलोमीटर, कहीं 2500 कुछ, 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। उद्गम की बात करें तो इसकी गंगोत्री हिमनद से होती है। कहाँ से, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से इसकी क्या होती है, उद्गम होता है। अगर ये गिरने की बात करें तो ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अगर इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण हुआ था मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले कौन प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्या हुआ था, इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। जैसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 4 नवंबर 2008 में, 2008 में किसकी अध्यक्षता में, मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में, मनमोहन सिंह की अध्यक्षता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2008। आंसर क्या हो जाएगा, 2008 हो जाएगा 27 का बी। उसके बाद देखते हैं 28। 28 में T20 भीष्म क्या है, T20 भीष्म क्या है। अगर हम T20 की बात करें, 20 90 90 T90 क्या है, ये तीसरी पीढ़ी का विध्वंसक, 20 T90 तीसरी पीढ़ी का विध्वंसक
टैंक है। क्या है? टैंक है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? रूस के द्वारा डेवलप किया गया है, के द्वारा डेवलप। इसे भारतीय सेना भी क्या करती है? इसे यूज में लेती है। भारतीय सेना के पास, भारतीय सेना के पास भी ये भारतीय सेना के पास भी है। ये तीसरी पीढ़ी का सबसे विध्वंसक टैंक है। इसे रूसी सेना, रूसी के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। और ये जो है, यानी क्या है, एक प्रकार का क्या है, मध्य श्रेणी का मध्य श्रेणी का युद्धक टैंक। मध्य श्रेणी का क्या है? युद्धक टैंक है। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? रूस के द्वारा डेवलप किया गया। इसे भारत भी यूज करता है। भारतीय सेना के पास भी इसका काफी अच्छा बेड़ा है। अब देखते हैं डुरंड कप। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये बताइए। ये डुरंड कप है भारत का सबसे पुराना कप है। ये कब से खेला जाता है? ये 1888 ईस्वी से खेला जा रहा है भारत। 1828 से। अगर 2022 की बात करें डुरंड कप की, तो 2022 में क्या हुआ था? 2022 का जो हुआ था वो बंगलौर एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर डुरंड कप को जीता था। बंगलौर एफसी क्या गई थी, इसमें जीती थी। 2022 का डुरंड कप, डुरंड कप किसने जीता? बेंगलोर बेंगलुरु एफसी ने, एफसी विजेता रही थी इस बार। इसे हराया था इन्होंने मुंबई एफसी को। मुंबई एफसी को हराया था, विजेता रही थी। ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट। जो शुरुआत हुई थी वो 1888 ईस्वी में क्या हुई? शुरुआत हुई। बात हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फुटबॉल। यानी डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इससे फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद है तीसरा। तीसरा, भारतीय वायुसेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। भारतीय वायुसेना के दक्षिण, दक्षिण का कमान सेंटर कहाँ है? कर दीजिए इसका। दक्षिण कमान सेंटर, यानी भारत की वायुसेना है, इसने क्या बना रखे हैं? अपने कमान सेंटर बना रखे हैं। उत्तर का, दक्षिण का, पूरब का या पश्चिम का और मध्य का, ये क्या है? कमान सेंटर है। अगर बात करें दक्षिण कमान सेंटर है, साउथ का, साउथ का कमान सेंटर है त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल की राजधानी। केरल, केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। और त्रिवेंद्रपुरम में क्या है? भारतीय वायुसेना का दक्षिण का, दक्षिण कमान सेंटर है। दक्षिण कमान सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम, केरल में है। तो आज, आज के लिए हम रखते हैं इतने ही। आज हमने देखे 30 क्वेश्चन। अब मिलते हैं कल आपसे। जब तक